Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel, Quill Quest. The topic which we are going to study today is the emergence of linguistics in 20th century. Before it, we have already studied the history of language studies, in which we studied different traditions like Arabic, Hebrew, Greek tradition, Old Babylonian tradition, and Hindu traditions, in which language was studied from different perspectives. I have given the link to the video that has already been there in my on my channel. And that was basically till 16th to 17th century how language was studied, and from 17th 18th century onward how linguistics emerged as a specific discipline. This presentation deals with the 19th 20th centuries development of linguistics. You know me, I am Dr. Sadia Malik from Department of English, Bahauddin Zikri University, Multan. Okay, when we talk about the development of linguistics, linguistics developed as a subject in its own right in the late 18th century, when language in the Western world और क्रिश्चियन वर्ल्ड हैड बीन द इंटरेस्ट ऑफ फिलोसोफर्स एंड ग्रामेरियंस। यानी इससे पहले जो फोकस था वो लैंग्वेज के ऊपर था, लैंग्वेज स्टडीज की जाती थी और वो मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स का हिस्सा समझी जाती थी और ज़्यादातर ग्रामर डेवलप की गई। लेकिन लिंग्विस्टिक्स एज ए स्टडी ऑफ लैंग्वेज या एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो 18th सेंचुरी में हमारे सामने आता है। उस वक्त ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, खास तौर पर उस वक्त जब इन 1786 an Englishman Sir William Jones, a Supreme Court judge in India, published a book which and showed that the old Indian languages Sanskrit had structured similarity to Greek, Celtic, Latin, Germanic languages. Okay? Sir William Jones जो इंडिया में पोस्टेड थे, he was an English linguist as well, जज थे बेसिकली, लेकिन उनका लैंग्वेज में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने देखा कि जो इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है उसका ग्रीक और बाकी जो दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक उनको नजर आया। Jones was a linguistic prodigy who by the time of his death at 48 had learned to speak. यानी वो बहुत सारी ज़बानें खुद भी वो बोल सकते थे और ख़ास तौर पर जब इंडिया आए तो उन्होंने संस्कृत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। He insisted that all languages must have originated from one common source, जो उन्होंने एक कॉमन पॉइंट निकाला अपनी लैंग्वेज की स्टडीज से कि तमाम ज़बानें बुनियादी तौर पर किसी न किसी एक ही सोर्स से निकली हैं। Thus, for the next 100 years, the scholars were occupied to trace this common source, and consequently, historical linguistics became the dominant branch of linguistic inquiry. जो इसमें सबसे पहला पर्सपेक्टिव हमें नजर आता है कि लैंग्वेज किस तरह से स्टडी की गई, जो 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेजेस की हिस्ट्रीज को देखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये सारी लैंग्वेजेस तो जो मिलती जुलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पर कोई एक ही लैंग्वेज थी जो कि बाद में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में चेंज हो गई, तो हमें पहले उस लैंग्वेज को ढूंढना चाहिए। और वहां से उन्होंने फिर एक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट जो है जिसमें लैंग्वेज की हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए, वो अगले 100 साल तक एक डोमिनेंट एलिमेंट रहा। ये उनकी वर्क्स हैं, द वर्क्स ऑफ सर विलियम जोन्स, उनके स्पीचेस भी हैं इसके अंदर जो कि उन्होंने पब्लिश की थी। यू कैन सी हिम। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जब एक एज ए एस्टेब्लिश्ड ब्रांच डेवलप हुई है, तो अब उसमें अगर आप देखिए तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम एंड द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आप इसमें ये देखिए कि किस तरह से ज़बानें जो हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं, और जब वो तब्दील होती हैं तो उनमें आपस में किस तरह का ताल्लुक जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ से फिर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सामने डेवलप होता है। हिस्टोरिकल linguistics study the process of language change, the genetic relationship between languages, and how best to classify languages into groups. Okay, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि तीन कॉन्सेप्ट्स हैं किस तरह से लैंग्वेज का प्रोसेस ऑफ चेंज होता है। सेकेंड, जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, यानी कौन सी लैंग्वेज किससे निकली है। इंसानों में होते हैं ना जीन्स, जैसे माँ बाप है उनके बच्चे हैं तो हमेशा उनके जीन्स जो हैं, जो उनके बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। एंड हाउ बेस्ट टू क्लासिफाई लैंग्वेजेस इनटू ग्रुप, जब हम जेनेटिक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसकी बेस पर हम लैंग्वेज को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। The term diachronic linguistics, dia means through, chronic means time, is also used to label historical linguistics in historical studies in linguistics.
हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम एक वक्त के पार देख रहे हैं, थ्रू टाइम देख रहे हैं कि एक वक्त में अगर एक लैंग्वेज बोली जा रही है तो इससे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले वो किस तरह बोली जाती थी, 200 साल पहले वो कैसे बोली जाती थी, 300 साल पहले कैसे बोली जाती थी। तो ये डिकेड्स का भी डिफरेंस हो सकता है, ये सेंचुरीज का भी डिफरेंस हो सकता है, जिसमें हम टाइम में पीछे जाते जाते हैं और लैंग्वेज को देखते हैं कि उसमें किस किस्म की चेंजेस आती गई हैं। Okay, the relationship among languages जो उन्होंने identify किए, one of the facts of historical linguistics is that language can be highly related to each other, minimally related or not related at all. Okay, यानी तीन यहाँ पर जब उन्होंने लैंग्वेज को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि तीन तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर मिनिमली रिलेटेड हो सकती हैं, यानी थोड़ी बहुत रिलेटेड होंगी, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल भी रिलेटेड एक दूसरे से ना हो। One of the reasons that the two or more languages are highly related is that they are derived from the same parental language. अगर तो सिनेरियो पहला है कि लैंग्वेजेस बहुत मिलती जुलती हैं, जो लैंग्वेजेस लिंग्विस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो उनके पेरेंट्स एक ही हों या वो एक ही लैंग्वेज से निकली हों। This that is using a biological analogy, they are genetically related to each other and are called language family. इसी तरह से जो दो तीन लैंग्वेजेस आपस में मिलती जुलती होंगी, उनके जीन सेम है, उनके लफ्ज कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, या उनका स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एक ही लैंग्वेज से निकली हैं। इन फैक्ट लैंग्वेजेस that are said to derive from a common language are called daughter languages, यानी जो नीचे जैसे जैसे आती जाएगी लैंग्वेज वो उसकी डॉटर लैंग्वेज बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पोर्टुगीज, स्पेनिश, कैटलान जो कि स्पेन में बोली जाती है, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमेनियन आर ऑल डॉटर लैंग्वेजेस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, यानी लैटिन उनकी एक मदर लैंग्वेज है, पेरेंटल लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, और बाकी जितनी जो लैटिन से बनी हुई लैंग्वेजेस हैं वो उसकी डॉटर लैंग्वेजेस होंगी। लिंग्विस्ट क्लासिफाई दीज लैंग्वेजेस एंड अ फ्यू अदर्स एज लैटिन लैंग्वेजेस आल्सो कॉल्ड रोमांस लैंग्वेजेस। कुछ लिंग्विस्ट इसको जो है वो ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो पोर्टुगीज, स्पेनिश, कैटलान, फ्रेंच, इटालियन, रोमेनियन को रोमांस लैंग्वेजेस भी कहते हैं, या फिर इनको लैटिन लैंग्वेजेस भी कहते हैं। आइसलैंडिक, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, डैनिश, इंग्लिश, डच, जर्मन, यिडिश एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस आर जर्मैनिक लैंग्वेजेस, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये आपस में कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं, इस वजह से इस ग्रुप को उन्होंने जर्मैनिक लैंग्वेजेस का नाम दिया है। Linguists show the language relationship in two main ways, family tree model and the wave model, यानी दो तरीके हैं जिसके जरिए से वो इसमें शो करते हैं इस मॉडल को, फैमिली ट्री मॉडल को के जरिए से या फिर वेव मॉडल के जरिए से। अगर हम फैमिली ट्री मॉडल देखें तो आपको नजर आएगा कि जिस तरह एक फैमिली होती है तो उसमें आपको ऊपर हायरार्की में बड़ी एलिमेंट्स हैं और नीचे भी उसके बच्चे या छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो नजर आती हैं। तो द फैमिली ट्री मॉडल ऑफ लैंग्वेज रिलेशनशिप वाज डिवाइस्ड इन 1961 बाय लिंग्विस्ट ऑगस्ट Schlesinger, as can be seen in figure below. A diagram based on this model starts with the top with what is called proto language, यानी एक बड़ी लैंग्वेज है। A proto language is a parent language. ठीक है, प्रोटो लैंग्वेज जो है वो पेरेंट लैंग्वेज को कहते हैं, from which it is assumed many ancestral and modern languages were derived. ठीक है, प्रोटो लैंग्वेज एक पेरेंटल लैंग्वेज है जिसमें से फिर बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस आगे निकलती हैं। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, proto indo european is the proto language from which many linguists assume that about 445 modern and extant languages of Europe, Western Asia and parts of India were derived. अगर आप इसके अंदर ये देखिए, ये प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर आगे टाइप्स आ गई, यानी ये एक जबान थी बुनियादी तौर पर, ठीक है, ये पेरेंटल या एंसेस्ट्रल या प्रोटो लैंग्वेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बाल्टो सैल्विक, यहाँ से फिर आगे बाल्टो सैल्विक, और उसके आगे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सैल्विक लैंग्वेजेस में पॉलिश, स्लोवेक, सर्बो, क्रोशियन, बल्गेरियन, रशियन, यूक्रेनियन लैंग्वेजेस है। इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस इससे डिराइव हुई, उसमें ओल्ड पर्शियन, ईरानियन में आप देखें कुर्दिश और पश्तो वहाँ से निकली हैं, और संस्कृत वहाँ से निकली है, और तो संस्कृत से आगे फिर रोमानी, हिंदी और बंगाली ज़बानें हैं। फिर इसी तरह से जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं उसमें वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। वेस्ट के अंदर इंग्लिश, डच,
जर्मन और यिडिश हैं। नॉर्थ के अंदर आइसलैंडिक, डैनिश, नॉर्वेजियन और स्वीडिश आ गई। ईस्ट के अंदर गॉथिक आ जाती हैं। इसी तरह से ये इटैलिक, एनातोलियन, अमेरिकन, अल्बेनियन, हेलेनिक, कैल्टिक और तोर्खेनियन लैंग्वेज, यानी ये सब जबानें जो हैं वो प्रोटो इंडो यूरोपियन की डॉटर लैंग्वेजेस के तौर पर कंसिडर होंगी। इसमें आप एक ट्री मॉडल के तौर पर इसको देख सकते हैं। अगर हम फैमिली कनेक्शंस की बात करें, किस तरह का फैमिली कनेक्शन है जो इन लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो इंग्लिश में हम कहते हैं फादर या ब्रदर, ये संस्कृत में अगर हम देखें तो ये पितर, लैटिन में पैटर और एंशियंट ग्रीक में ये पैटर के तौर पर कहा जाता है इसको। अब ब्रदर जो है देखें, भ्रातर, संस्कृत में इसको भ्रातर, लैटिन में फ्रैटर, क्योंकि जैसे जैसे जबानें भी तब्दील होती चली गई तो कुछ लफ्जों के प्रोनाउंसिएशन की वजह से जो है उसमें तब्दीली आ गई और आज हमारे पास जो मॉडर्न वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर वो ये है। तो इसी चीज को डैनियल जॉन्स ने जब स्टडी किया कि इंग्लिश वर्ड जो फादर है वो संस्कृत के पितर की तरह से ही लगता है, जो लैटिन में भी सिमिलर है, एंशियंट ग्रीक में भी वही उसी तरह के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से फिर उसने ये चीज डिराइव की कि ये सब लैंग्वेजेस का मतलब है कहीं ना कहीं सेम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन में या इनके बुनियादी लफ्जों के अंदर तब्दीलियां आती चली गई। The process we have just used to establish a possible family collection between different languages involved looking at what are called cognates. Okay? ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं कि एक वर्ड दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, अगर वो तो सिमिलर है तो उसको फिर हम कॉग्नेट्स कहते हैं। विद इन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड लैंग्वेजेस वी कैन ऑफन फाइंड क्लोज सिमिलैरिटीज इन पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स। Cognate of a word in one language, for example English, is a word in another language that has a similar form or is or was used with a similar meaning. यानी एक जबान एक लैंग्वेज के अंदर जो एक वर्ड है वैसा ही अगर वर्ड या उससे मिलता जुलता वर्ड किसी दूसरी वर्ड लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड दो लैंग्वेजेस के अंदर एक दूसरे के लिए कॉग्नेट बन जाते हैं। द इंग्लिश वर्ड मदर, फादर एंड फ्रेंड आर कॉग्नेट्स ऑफ द जर्मन वर्ड्स मदर, वतर एंड फ्लुएंट। तो ये क्योंकि मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी वक्त के साथ तब्दीलियां आ गई तो ये वर्ड्स कॉग्नेट बन गए हैं एक दूसरे के। On the basis of these cognates, we would imagine that modern English and modern German probably have a common ancestor in what has been labeled the Germanic branch of Indo-European languages. हम पीछे ब्रांचेस में देख कर आ चुके हैं कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर जर्मैनिक और इंग्लिश जो हैं वो एक ही ब्रांच का हिस्सा एग्जिस्ट बन रहे हैं और इसकी उसकी वजह क्या है कि उनके वर्ड्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं। ये भी इसी तरह से आप ये देखिए वर्ल्ड लैंग्वेज फैमिलीज के टेबल हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। फिनो यूग्रिक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ऑस्ट्रोनेशियन है, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेजेस हैं, इंडो पैसिफिक हैं, एफ्रो एशियाटिक हैं, नाइगर कॉन्गो है, नाइलो सहारन है, खोशियन है, सिनो तिब्बतन, एस्कीमो, अलियोइंट, मायन, और ये आगे उनकी फोकल लोकेशंस हैं कि जिन जिन जगहों के ऊपर ये ज़बानें बोली जाती हैं या बोली जाती थी तो वहां पर जो है ये फैमिलीज किस तरह से डेवलप हुई हैं। अब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के बाद अगर हम वहां से आगे चलें तो हम देखते हैं कि इस तरह से स्कॉलर जो हैं द स्कॉलर स्टार्टेड कंपेयरिंग लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ फोनोलॉजी, यानी उन्होंने उनकी साउंड्स को कंपेयर किया, मॉर्फोलॉजी यानी उनके वर्ड्स को कंपेयर किया, उनके वर्ड्स बने कैसे हैं और उनके लेक्सेस यानी उनके जो बेसिक जो कंस्ट्रक्टेड वर्ड थे आगे उनको किस तरह से उन्होंने कंपेयर किया। दे फाइनली फॉर्म्ड एन इंडिविजुअल लीनिएज दैट शोड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज लैंग्वेजेस दैट आर ग्रुप्ड अंडर द हिपोथेटिकल रीजन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ से उन्होंने फिर उसको एक लीनिएज, एक पूरी नस्ल दर नस्ल, जैसे इंसानों की नस्ल दर नस्ल होती है तो जबानों की भी एक नस्ल होती है जो उन्होंने आइडेंटिफाई की। Towards the end of 19th century, a group of German linguists began studying the effect of sound changes with a given change on the other related sound in the same language. अब यहीं से बेसिकली साउंड्स के ऊपर, लैंग्वेज की साउंड्स के ऊपर काम शुरू हुआ कि किस तरह से एक लैंग्वेज के अंदर जो जबान है वो या साउंड्स उसके अंदर यूज हो रही हैं वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी हो सकता है इस्तेमाल हो रही हो। दे डिस्कवर्ड दैट वंस अ चेंज अकर्स इट टेंड्स टू वर्ड प्रोडक्टिवली थ्रू द लैंग्वेज। जब एक जबान में एक वर्ड की साउंड चेंज होना शुरू हो जाती है, जैसे हमने पीछे देखा कि ब्रदर के लिए ब्रथर का वर्ड था, तो वो उस जाहिर है कोई ना कोई साउंड की तब्दीली तो हुई होगी ना कि नया वर्ड उसके अंदर आ गया है। तो जब एक दफा तब्दीली हो जाती है तो फिर उससे नई नई तब्दीलियां भी आना शुरू हो जाती हैं।
Okay, we were talking about Ferdinand de Saussure's contribution in linguistics. अगर हम उसमें देखें तो फर्डिनेंड de Saussure जो कि 19th सेंचुरी में अपीयर होता है and he was a Swiss linguist and he had a vision to see a larger role for linguistics. Despite he came to be known as a father of modern linguistics, he never published a major book in linguistics. यानी अब modern linguistics की जब हम बात करते हैं तो he is the one of the crucial person. Yeah, he is one of the most important persons who gave linguistics the current shape or the current present style of as a subject. After his death, his students collected together his lecture notes and published them with the title Course de Linguistique Journal. The published book was influential in linguistics. यानी कि लेक्चर दिया करता था अपने स्टूडेंट्स को और इसके स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स कलेक्ट करके फिर एक पूरी बुक के फॉर्म में उसको पब्लिश किया गया और यहाँ से भी जनरल लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है. इससे पहले अगर आप देखें हम जब सर विलियम जोन्स की बात कर रहे हैं तो उसके बाद एक ट्रेंड आया था दैट वाज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. अब आप ये देखेंगे कि 19th सेंचुरी में लिंग्विस्टिक्स को मुख्तलिफ नए नए पर्सपेक्टिव से स्टडी करने का रुझान जो है वो आपको नजर आएगा. सबसे पहला पॉइंट था हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स. द सेकंड इज द जनरल लिंग्विस्टिक जो कि फर्डिनेंड de Saussure से हम एसोसिएट करते हैं. Saussure was interested in structural linguistics. He likened language to a game of chess where each piece is defined according to its own situation on the board and its relationship with the other species. इसने जब जनरल लिंग्विस्टिक्स की बात की तो वहीं से इसने फिर स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल के तौर पर भी डेवलप होना शुरू किया हुआ कि ही टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड ही सेड कि लैंग्वेज जो है वो एक चेस के गेम की तरह से है जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हो रहे हैं, मुख्तलिफ पॉन्स हैं और वो हर पॉन का अपना एक रोल है. तो जब तक आप लैंग्वेज के अंदर भी हर लफ्ज को उसके रोल के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं करेंगे या उसके रोल को आइडेंटिफाई करके उनको आपस में उनका रिलेशनशिप नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. और यहाँ से उसने एक और जो चीज डिस्कस की दैट वाज अ थ्योरी ऑफ सिमेंटिक स्पेस. सिमेंटिक स्पेस में हम देखते हैं कि मीनिंग को उसने फोकस किया कि हाउ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर इंटर रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल जब हम कह रहे हैं टॉल एंड शॉर्ट तो टॉल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे से ऑपोजिट्स हैं. या हम कहते हैं टॉल एंड हाई तो वहां पर मीनिंग के लिहाज से दो लफ्ज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो यहाँ से एक सिमेंटिक स्पेस भी आना शुरू हुई. इससे पहले आप देखेंगे कि जो फोकस है वो लैंग्वेज ओरिजिन के ऊपर जा रहा है या लैंग्वेजेस का आपस में रिलेशनशिप क्या है. अब व्हाट फर्डिनेंड de Saussure's कॉन्सेप्ट वाज कि एक लैंग्वेज को जब हम स्टडी करते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये उसकी बुक है जिसको हम देख रहे हैं कि कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल का नाम के टाइटल से जो उसके लेक्चर्स हैं वो फिर उसके स्टूडेंट्स ने पब्लिश. ओके जो एक और चीज फर्डिनेंड de Saussure के हिसाब से अगर हम देखें तो ही टॉक्स अबाउट वर्ड्स. बेसिक फोकस उसका वर्ड्स पे ही रहा है लेकिन वर्ड्स की निस्बत ही टॉक्स अबाउट कि वर्ड्स जो हैं ये सर्कुलेट होते रहते हैं. यानी इनके जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो मुख्तलिफ शक्लों में हमें नज़र आता है लेकिन बुनियादी तौर पर लफ्ज़ वही रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फादर से फादर्स बना रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं लेकिन बुनियादी वर्ड तो रूट वही रहता है ना, एक नया वर्ड वजूद में आ जाता है. इसी तरह हैप्पी से हैप्पीनेस हम बना रहे हैं, अनहैप्पीनेस बना रहे हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो हमें सर्कुलेट होते हुए नजर आते हैं एंड वर्ड्स डिफाइन देमसेल्व्स अगेंस्ट ईच अदर. वर्ड्स डिफाइन देमसेल्व्स अगेंस्ट ईच अदर. अब जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात की है तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर मीनिंग में भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उनको ऑपोजिट होने के वाले से भी डिफाइन कर सकते हैं. या हम एक और चीज़ भी करते हैं जैसे हम कहते हैं कि जी फ्लावर एंड रोज का आपस में ताल्लुक क्या है. फ्लावर इज अ सुपर कैटेगरी एंड रोज इज अ टाइप ऑफ फ्लावर. तो इस तरह से रिलेशनशिप्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली वो हमें मीनिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एंड वर्ड्स आर जस्ट देयर वैल्यूज. वैल्यू से हमारी मुराद क्या है कि वर्ड्स आर जस्ट देयर वैल्यू. वर्ड्स हमें अपनी वैल्यू जो है वो बता रहे होते हैं खुद. अब अगर हम रोज की बात कर रहे हैं तो रोज इज अ टाइप एंड फ्लावर इज बेसिकली
फ्लावर जो है वो बड़ी कैटेगरी है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि रोज उसकी एक टाइप है तो वो उसके नीचे रहेगा हमेशा। तो दिस इज हाउ हमें उनकी वैल्यूज जो है वो फिर वर्ड्स की पता चलती हैं कि इनमें से बड़ी लेवल पे कौन सा वर्ड आ सकता है और स्मॉलर लेवल पर कौन सा वर्ड आ सकता है। फिर वर्ड्स को जब हम साइंस के तौर पर देखते हैं, इट वाज दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फर्डिनेंड डी सोसियो फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चीज हमने जब डिजाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ी थी तो आर्बिट्रेरीनेस देखी थी, और आर्बिट्रेरीनेस में उसने वी टॉक्ड अबाउट कि लैंग्वेज जो है वो साइन होती है। लैंग्वेज इज अ साइन एंड एवरी साइन इज मेड अप ऑफ अ सिग्निफायर एंड अ सिग्निफाइड। सिग्निफायर यानी वो वर्ड है जिसके जरिए से हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, जबकि सिग्निफाइड वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब अगर आपको याद हो, वहां पर हमने एक ट्री की एग्जांपल देखी थी। ट्री वाज एन ऑब्जेक्ट दैट वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी अब 12 लैंग्वेजेस की मैंने वहां एग्जांपल लिखी हुई थी, तो वो 12 लैंग्वेजेस के अंदर हमें ट्री के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स नजर आते हैं। कहीं पे ट्री है, कहीं पे दरख्त है, कहीं पे शजरा है, एंड सो मेनी अदर। अब अभी देखिए चीज एक ही है, सिग्निफाइड एक ही रहा, लेकिन उसके लिए सिग्निफायर जो है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते गए। यहीं से हमें पता चलता है कि किस तरह से सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी होता है। यानी कोई प्योर या लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है कि एक दरख्त को हम दरख्त क्यों कह रहे हैं या ट्री क्यों कह रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फर्डिनेंड डी सोसियो ने दिए। फिर उसने हमें पैराडाइमेटिक एंड सिंटैग्मेटिक एनालिसिस का भी कॉन्सेप्ट दिया। पैराडाइमेटिक एनालिसिस क्या होता है कि हम चीजों को चेन की फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ चेन, सॉरी, चॉइस की फॉर्म में कैसे देखते हैं, और सिंटैग्मेटिक हम उसको चेन की फॉर्म में कैसे देखते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारे पास अगर एक वर्ड है कि अली प्लेज फुटबॉल, तो अली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब आता है प्लेस, और फुटबॉल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कि अली खेलता क्या है। तो वहां पर अब तीन जब हम वर्ड्स के रिलेशनशिप को देखते हैं तो वहां पर हमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी भी जुड़ी हुई नजर आती है, अली प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक चेन है लफ्जों की, वो लफ्जों की चेन किस तरह से कनेक्ट हो रही है और वो किस तरह से मीनिंग हमें जनरेट करके दे रही है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड देन ऑब्जेक्ट है। पैराडाइमेटिक एनालिसिस क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम अली चॉइस क्या क्या ले सकते हैं। जैसे अली है, अली सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम अली की जगह पर क्या क्या लगा सकते हैं। अब हम अली की जगह पर ही भी लगा सकते हैं, अली की जगह पर हम असलम भी लगा सकते हैं, अली की जगह पर हम अली एंड असलम भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अब नाउन या प्रोनाउन का कोई भी ग्रुप, नाउन या प्रोनाउन के ग्रुप में से जो अप्रोप्रिएट चॉइस होगी वो हम सब्जेक्ट के स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं। वर्ब के अंदर आप देखें तो अली प्लेज टेनिस, अली किक्स फुटबॉल, सॉरी अली प्लेज फुटबॉल है अगर, तो अली किक्स द फुटबॉल, अली थ्रोज द फुटबॉल। तो अब हम वर्ब के अंदर, वर्ब के डोमेन के अंदर रहते हुए को क्या क्या चॉइसेस हैं जो कि लगा सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि अली ईट्स फुटबॉल, क्योंकि वो सिमेंटिकली गलत हो जाएगा। हमें यहाँ चॉइस में देखना पड़ेगा कि व्हाट फिट्स इन over here appropriately. So हमारे पास यहाँ पर पैराडाइमेटिक में हम चॉइसेस देखते हैं कि हर लेवल पर या हर स्लॉट के अंदर क्या क्या चॉइस है जो कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो तीन स्लॉट्स हैं हमारे पास, तो अगर हम उसको तरतीब से देखें, एक चेन की फॉर्म में देखें तो वो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, चॉइस की फॉर्म में देखें तो वो हमें ऑप्शंस दे रहा होता है कि क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या वर्ड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से उसने लैंग्वेज का एनालिसिस फर्डिनेंड डी सोसियो ने दिया कि लैंग्वेज को हम पैराडाइमेटिक वे में भी एनालाइज कर सकते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि चॉइसेस क्या क्या ली जा सकती हैं, और फिर हम सिंटैग्मेटिक लेवल के ऊपर भी, यानी हम चेन भी देख सकते हैं कि एक सेंटेंस की चेन। अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी बहुत छोटे जुमले की है, एक बेसिक सेंटेंस है, जितना बड़ा जुमला होता जाता है जाहिर है उसका एनालिसिस भी फिर उतना बड़ा होता जाएगा। Second thing that he talked about is Lang and Parole. Lang is basically the um, collective language, the knowledge of the language विद इन अ सोसाइटी, जो कि कलेक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। फर्डिनेंड डी सोसियो ने कहा था कि लैंग्वेज कहीं से नहीं आ रही, लैंग्वेज सोसाइटी के लोग ही आपस में यूज कर रहे होते हैं, और उन सबके पास उनका नॉलेज जो है वो कलेक्टिव होता है। सो दैट मेक्स अप द लैंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज।
collective knowledge of language possessed by the speaker of any particular language is called lang. जबकि पैरोल क्या है, पैरोल को उसने डिफाइन किया कि पैरोल इज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ लैंग्वेज, एक इंडिविजुअल स्पीकर जो है वो लैंग्वेज को कैसे यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखिए कि सबके पास नॉलेज है लैंग्वेज का, अगर हम उर्दू की बात करें और हम उसके अंदर अब देखिए कि हमारी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है या पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें अगर हम देखें तो वी नो अबाउट के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लोग किस तरह से बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि मैं यहाँ एग्जांपल दूंगी कि कुछ पिछले कुछ अरसे से जब इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आए तो उन्होंने जो क्रिकेट की लैंग्वेज थी उसको पॉलिटिक्स की लैंग्वेज के अंदर यूज करना शुरू कर दिया और वो फिर एक कॉमन इन तौर पर हमें नजर आना शुरू हो गया कि मीडिया में भी लोग उसके ऊपर जैसे थर्ड अंपायर है, विकेटें गिरा देना या फिर जो है वो मैच कैसे खेलेंगे हम। तो वो जो क्रिकेट की लैंग्वेज थी वो किसी एक बंदे की यूज करने से, क्योंकि वो जाहिर है एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है या लोग उनको सुनते थे तो वो उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैरोल जो है वो सिर्फ किसी प्रोमिनेंट बंदे की होगी, हर स्पीकर किसी भी लैंग्वेज के हर स्पीकर की जो इंडिविजुअल यूज ऑफ दैट लैंग्वेज है वो उसकी पैरोल ही कहलाती है। सो लैंग इज बेसिकली द कलेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज और कलेक्टिव knowledge of a language possessed by all the speakers of any particular language, और पैरोल जो है वो इंडिविजुअल यूजेज ऑफ द लैंग्वेज है। फर्डिनेंड डिसोसिया ने जो लास्ट कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज। सिंक्रोनिक के अंदर अगर हम देखें तो सिंक्रोनिक टॉक्स अबाउट कि लैंग्वेज जो है वो एक पर्टिकुलर वक्त के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट 2024 यूजेज ऑफ लैंग्वेज या पाकिस्तानी स्पीकर्स जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज 2024 में कैसे बोलते हैं। अब इस वक्त हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे 2024 की लैंग्वेज यूजेज का, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आज के ज़माने में लैंग्वेज कैसी यूज़ हो रही है। जबकि डायक्रॉनिक पर्सपेक्टिव उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो इट वुड टॉक अबाउट कि लैंग्वेज जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जी 2000 में लैंग्वेज कैसे यूज होती थी या 19th सेंचुरी की लैंग्वेज कैसी थी और 20th सेंचुरी की लैंग्वेज कैसी थी। तो अब हम यहाँ दो जमानों को आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, या हम डिकेड्स के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आप देखिए 1980s की लैंग्वेज कैसी है, 1990s की लैंग्वेज कैसी है, 2020s में उसमें आप वर्ड्स का यूज भी देख सकते हैं, ग्रामर का यूज भी देख सकते हैं, उसमें डिस्कोर्स का ओवरऑल पैटर्न भी देख सकते हैं। अब जिस जमाने में कंप्यूटर्स या ये डिजिटल चीजें नहीं है, अब जाहिर है उस वक्त की वोकैबुलरी का वो हिस्सा है ही नहीं वर्ड्स, और आज हम देखिए कि हमें नजर आता है कि हमारे पास चूंकि डिजिटल चीजें बहुत ज्यादा हैं तो हम उन लैंग्वेजेस को चीजों को भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कंपेयर टू इट अगर हम देखिए कि आज से 50-60 साल पहले की अगर आप लैंग्वेज देखें तो उस वक्त उर्दू प्योर उर्दू है या इंग्लिश प्योर इंग्लिश है। तो लेकिन आज हम देखिए कि उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं, सराइकी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं, पंजाबी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं। तो ये ट्रेंड्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो फर्डिनेंड डिसोसियो टॉक्स अबाउट बोथ दीज एस्पेक्ट्स के लैंग्वेज को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, आइदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो सिंक्रोनिक्स की स्टडी कहलाएगी, और अगर हम लैंग्वेज को कंपेयर करना शुरू करते हैं विद डिफरेंट एजेस और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एजेस और डिफरेंट टाइम्स, तो वो फिर हमारे पास डायक्रॉनिक पर्सपेक्टिव होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हियर वी एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे। अभी हमारे दो स्कूल्स ऑफ थॉट रहते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज hit the like button, share and subscribe, and hit the bell notification icon notification so that you get every new coming video. Thank you so much. Dr. Sadia Malik signing off.